एक छोटा सा गांव में सुखीराम नामक एक गरीब किसान रहता था। उनका दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम रमेश और छोटा बेटा का नाम सुरेश। उसके अलावा उनकी एक छोटा सा मिट्टी का घर और कुछ जमीन। जब रमेश और सुरेश छोटे थे, उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था। तभी से वो सब कुछ संभाल रहे हैं, पर उनका एक बड़ा दुख था सुरेश को लेकर। एक तरफ रमेश एक अच्छा, नेक दिल वाला, मेहनती और ईमानदार इंसान था और दूसरी तरफ सुरेश बिल्कुल रमेश का उल्टा था। वो बहुत लोभी और आलसी था। जहाँ रमेश दूसरों का मदद करता, वहाँ सुरेश दूसरों को हानि पहुँचाता। इसी वजह से सुरेश से सभी परेशान थे। रमेश दिन भर खेत की कामों में अपनी पिता का हाथ बटाता और इधर सुरेश दिन भर सिर्फ खाते रहता और खाने के बाद सो जाता। सुरेश की इसी बुरी आदत को छुड़वाने और उसे ठीक रास्ते में लाने के लिए सुखीराम एक तरकीब सोचा। फिर एक दिन सुखीराम दोनों भाइयों को पास बुलाते हैं और दोनों से कहते हैं, मैं तो अब बहुत बुढ़ा हो चुका हूँ और कुछ करने और समझने की ताकत मुझ में नहीं बचा। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि मैं मरने से पहले तुम दोनों भाइयों में जायदाद का बंटवारा कर दूं, ताकि मेरे जाने के बाद तुम दोनों के बीच जायदाद को लेकर कोई झगड़ा न हो और तुम अपना अपना किस्मत खुद लिखो। पर मैं अपना जायदाद को दोनों हिस्सों में बांटा है। एक तरफ हरियाली, अच्छी फसल होने वाला जमीन, दूसरी तरफ पत्थर और कांटे से भरा हुआ बंजर जमीन। दोनों अच्छे से सोच के बताओ किसको कौन सी जमीन चाहिए। जमीन का बंटवारा की बात सुनकर सुरेश मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। इससे पहले कोई कुछ कहता, सुरेश बड़ी हड़बड़ी में कहने लगा, मुझे तो बस वो हरी भरी अच्छी फसल होने वाला जमीन चाहिए। सुरेश का बात सुनकर सुखीराम रमेश से कहते हैं, रमेश तुम भी कुछ बोलो बेटा, तुम भी अपनी इच्छा बताओ। सुरेश की बातों से तुमको कोई एतराज तो नहीं? नहीं नहीं पिताजी, आप ये कैसा बात बोल रहे हो? इसी में एतराज होने वाला बात कौन सी है? सुरेश मेरा छोटा भाई है, उसका क्या मेरा क्या। उसकी इच्छा से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। बेटा फिर से सोच लो, क्या तुम इसी फैसले से खुश हो? पिताजी आप चिंता मत करिए, मैं अपना भाई के फैसला से बहुत खुश हूँ। रमेश के मुंह से ये सुनकर सुरेश मन ही मन मुस्कुराता रहा और मन ही मन सोचता रहा, ये रमेश भाई भी ना सच में कितना भोला और बुद्धू है। ये पत्थर और बंजर जमीन लेके क्या करेगा? वो क्या करे या ना करे, मुझे क्या, मुझे तो अच्छी जमीन मिल गई। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, मेरा तो भाग्य ही खुल गया। ऐसा सोचते हुए सुरेश वहाँ से चला जाता है। तैसे ही कुछ दिन बीतने लगा। सुखीराम भी कुछ दिन के लिए तीर्थ यात्रा में चले गए। इधर रमेश वो पत्थर और कांटे से भरा पड़ा जमीन में खेती करने में लग जाता है। दूसरे तरफ सुरेश अपना खेत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता, ना कोई खेती करता, बस पहले की तरह खाता पीता और सो जाता। तैसे ही कुछ दिन बीतने लगा। एक दिन रमेश अपनी खेत में काम कर रहा था। अपनी खराब हुए खेती को देख के सोचता है, हे भगवान, मैं क्या करूं? जितना हो सके उतना मेहनत किया, पर इस जमीन में अच्छी खेती ना हो सका। इस पत्थर और कांटे से भरा पड़ा जमीन में फसल कैसे उगाऊं? ये कहते हुए रमेश बहुत दुखी हो जाता है। उसी समय उनकी गांव का रवि अपनी खेत में काम खत्म करके उसी रास्ते से जा रहा था। रमेश को दुखी होता हुआ देखकर वहीं पर रुक जाता है। रवि रमेश से कहता है, अरे रमेश, तुम इतना दुखी क्यों हो? शायद अपना फसल को देख के दुखी हो रहे हो। हाँ भाई, पता नहीं इसी साल कैसे गुजारा करूंगा। फसल तो ऐसा हुआ कि ना की बराबर है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? भाई तुम ऐसा करो, यहाँ पर एक कुआं खुद बांधो, शायद अच्छी सिंचाई हो जाए और तुम्हारा फसल भी अच्छा हो जाए। शायद तुम ठीक कह रहे हो, मैं कल से ही कुआं खोदने की तैयारी करता हूँ। ऐसे बातचीत करते हुए दोनों अपने अपने घर को चल दिए।
अगले दिन होते ही रमेश अपनी जमीन में कुआं खोदने में लग जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतने लगा। इधर बहुत मेहनत करने के बाद भी कुआं से दूर दूर तक पानी का कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रहा था। रमेश हताश होके बोलता है, हे भगवान, इतना दिन हो गया है कुआं खोदते खोदते, पर पानी का एक बूंद भी कुआं से निकलने का नाम नहीं ले रहा है। फसल तो अलग सी बात है, मेरी जमीन में कैसे अच्छी सिंचाई करूं? ऐसा कहते हुए रमेश बहुत दुखी हो जाता है। फिर वो सोचने लगता है और मन ही मन कहने लगता है, क्यों ना मैं कोई व्यापार कर लूं? व्यापार से जो भी मुनाफा होगा उसी से मैं और भी ज्यादा गहरी कुआं खोदूंगा और कुआं से अच्छे पानी निकलेगा और मेरी फसल भी अच्छा हो जाएगा। पर व्यापार के लिए पैसा कहां से लाऊं? चलती हूँ कहीं पर काम ढूंढता हूँ, काम करके कुछ पैसा इकट्ठा करके व्यापार करूंगा। वहाँ से वो सीधा काम ढूंढने उसी गांव की जमींदार के पास जाता है। जमींदार काम के बदले उसे कुछ पैसा देते हैं। फिर रमेश उस पैसा से कुछ फल और सब्जी खरीदकर बेचने लगता है। सब्जी ले लो सब्जी, ताजा ताजा सब्जी, फल ले लो फल, ताजा ताजा फल। कुछ ग्राहक रमेश की दुकान पर आते हैं। ग्राहकों की भीड़ देखकर रमेश बहुत खुश हो जाता है, पर सब्जी और फल लेने से पहले बोलते हैं, भाई आज बकिया दे दो, पैसा बाद में ले लेना, क्या कहते हो? नहीं तो मैं किसी और से ले लूंगा। रमेश भोला भाला था, इसीलिए वो सबको बकिया देता रहा। ऐसे ही कुछ दिन बीतने लगा और धीरे धीरे उसका सारे पैसा डूब गए। अब उसके पास ना था सब्जी ना था पैसा। फिर दुखी होके रमेश बोलता है, हे भगवान, मेरे पास अभी पैसा है ना बेचने के लिए सब्जी। अब तक कोई भी ग्राहक बाकी के पैसा भी नहीं दे रहे हैं। मेरे सारे पैसा डूब गए हैं। अब मैं क्या करूं? कुआं खोदने के लिए पैसा कहां से लाऊं? चलता हूं कोई दूसरे राज्य में, जहां बहुत मेहनत करके बहुत पैसा कमा के अपनी गांव को लौटूंगा। फिर कुआं खुदवा के अच्छी फसल करूंगा। ऐसा सोचते हुए रमेश काम के तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य में घूमता रहता है। एक दिन वो सुंदर नगर राज्य में जा पहुंचा। उसी दिन वहां बहुत साफ सफाई की जा रही थी। वहां के लोगों एक दूसरे से बात कर रहे थे। भाई, पता नहीं आज इतना साफ सफाई क्यों किया जा रहा है? भाई, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि आज राजकुमारी जी देवी माँ के मंदिर पूजा के लिए आ रहे हैं? कहते हैं कि वो दिखने में बहुत सुंदर है, मनो स्वर्ग के अप्सरी। लोगों के बात सुनकर रमेश की मन में एक अजीब सी खुशी खिल उठा। उसकी आंखों में वो चमक दिख रहा था। फिर रमेश मन ही मन कहने लगता, चाहे जो भी हो, आज मैं राजकुमारी जी को देख के मानूंगा। ऐसे ही रमेश राजकुमारी जी का इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद राजकुमारी पूजा के लिए देवी माँ के मंदिर आ पहुँचे। रमेश कुछ दूर खड़ा हुआ राजकुमारी जी को देख रहा था। रमेश राजकुमारी जी को देखकर मानो कुछ पल के लिए थम सा गया। फिर मन ही मन सोचता रहा, सच में मेरी सोच से भी परे बहुत सुंदर है राजकुमारी जी। स्वर्ग की अप्सरी भी कम सुंदर होगी उनसे। ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं राजकुमारी जी के प्रेम में पड़ गया हूँ। नहीं नहीं, मैं ये क्या सोचने लग गया? कहा राजकुमारी और मैं ठहरा एक गरीब किसान का बेटा। ये तो चांद चकोर जैसी बात हो गई। ऐसा सोचते हुए रमेश वहां से चला जाता है। सुंदर नगर के राजा थे राणा प्रताप देव। वो बहुत लोकप्रिय, न्यायबंध और अपनी प्रजा के लिए सब कुछ नेछावर कर देने वाला राजा थे। प्रजा की खुशी उनके लिए सबसे ऊपर था। एक दिन वो अपने कमरे में बहुत उदास होके बैठे थे। तभी मंत्री जी वहां आते हैं। महाराज की जय हो। महाराज माफ कीजिए यहाँ पर इस वक्त आने के लिए, पर आपकी इजाजत हो तो आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ महामंत्री जी, क्यों नहीं, पूछो जो भी तुम्हें पूछना है। धन्यवाद महाराज जी। महाराज, आप अभी तक जाग रहे हैं और बहुत उदास भी दिख रहे हैं। क्या आप किस बात से परेशान हैं? कृपा करके मुझे कहिए। जितना हो सके उतना मैं आपका परेशानी दूर करने में सहायता करूंगा। हाँ हाँ महामंत्री जी, उदास कैसे ना रहो। मैं इस राज्य की राजा के साथ साथ एक बेटी का भी पिता हूँ। मेरी बेटी अब विवाह योग्य हो गई है।
राजकुमारी के लिए एक अच्छा बार भी तो ढूंढना है। बस इतनी सी बात है, ये तो चुटकी मारते ही हो जाएगा। हमारी राजकुमारी है ही इतनी सुंदर, रूपमती और गुणवती। ना जाने कितने देश की राजा, राजकुमार और सम्राट हमारी राजकुमारी जी से विवाह के लिए इच्छुक है। चलो कल ही कल एक भव्य स्वयंवर का आयोजन करता हूँ। नहीं नहीं महामंत्री जी, ऐसा करना हो तो मैं कब का कर चुका होता, पर मुझे मेरी बेटी के साथ साथ प्रजाजनों के लिए भी सोचना पड़ रहा है। ये क्या बात हुई फिर? राजकुमारी जी के स्वयंवर से भला प्रजाजनों का क्या संबंध है? कैसे संबंध नहीं है? राजकुमारी जी का जिसके साथ विवाह होगा वो इस राज्य का भविष्य का राजा होगा। मैं चाहता हूं कि मुझे ऐसी जामाता मिले जो बलशाली के साथ साथ न्यायप्रिय, ज्ञानवंत, दयावान हो, मेरी प्रजा को रक्षा करने के साथ साथ अच्छी न्याय भी दे सके। ऐसा वर राजकुमारी जी के लिए चाहिए। इस सोच से मैं परेशान हूं। ऐसा व्यक्ति मुझे कहां से मिलेगा? अब इस बात का कोई समाधान निकालिए। हाँ जी जरूर, आप चिंता मत करिए, कोई ना कोई समाधान मिल जाएगा। हमें भी राजकुमारी जी के लिए योग्य वर पात्र मिल जाएगा। महाराज और मंत्री जी ऐसे ही बातचीत कर रहे थे, तभी अचानक से राजमहल के बाहर बड़ी जोर की शोर सुनाई देता है। महाराज बोलते हैं, मंत्री जी, राजमहल के बाहर इतना शोर क्यों सुनाई दे रहा है? जरा पता करो, क्या बात है? हाँ महाराज, मैं पता करता हूँ, आप निश्चिंत रहिए। ये कहकर मंत्री जी बाहर से चले जाते हैं। बाहर आके देखते हैं कि 3 युवक एक ही युवती से विवाह के लिए आपस में झगड़ा कर रहे हैं। फिर मंत्री जी महाराज के पास आके सारी बात बताते हैं और कहते हैं, महाराज, यही से ही मौका है आपका चिंता दूर करने का। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं महामंत्री जी? और किसके बारे में बात करूं? हमारी भविष्य की राजा जी के बारे में बोल रहा हूं। जो भी व्यक्ति इसी समस्या का सही समाधान करेगा, असल में वो न्यायवान होगा। वाह वाह, क्या सही बात कहा है मंत्री जी, बिल्कुल सही मौका है। इसी का सही उपयोग होना चाहिए। सारे राज्य में ढिंढोरा बजवा दो। जो भी इसी समस्या का सटीक समाधान करेगा उसको उचित इनाम दिया जाएगा। महाराज के आदेश से सारे राज्य में ढिंढोरा बजवा दिया गया। सुनो सुनो सुनो, सुंदर नगर के वासियों, हमारे महाराज एक बड़ी दुविधा में फंसे हुए हैं। जो भी व्यक्ति इस दुविधा का हल निकाल देगा उसे महाराज सही इनाम देंगे। उसी समय रमेश भी वहाँ उपस्थित था। ये सुनकर बेहद खुश हो गया और खुद से कहने लगा, क्यों ना मैं भी प्रयास करूं? शायद मैं इस समस्या का हल निकाल पाऊं और मेरी भाग्य भी चमक जाए, और तो और मेरा कुआं खोदने का सपना भी पूरा हो जाएगा। ऐसा सोचते हुए रमेश राजमहल के ओर चल पड़ा। वहाँ और भी कोई लोग आए हुए थे। आपने अपने भाग्य को आजमाने एक के बाद एक सभी आपने राय रखते गए, पर किसी का उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। अब रमेश का बारी था। रमेश कहता है, महाराज, अगर आप इजाजत दे तो इस दुविधा का हल निकालने से पहले मैं फिर से ये 3 युवक से ये पूछना चाहता हूँ कि क्यों वो सब इस एक ही युवती से विवाह करना चाहते हैं। हाँ हाँ, मैं इजाजत देता हूँ। जो भी तुम्हें उनसे पूछना है पूछ सकते हो। धन्यवाद महाराज जी। फिर रमेश महाराज का धन्यवाद करते हुए वो तीनों से बारी बारी पूछता है क्यों वो सब इस युवती से विवाह करना चाहते हैं। फिर एक के बाद एक कहने लगे, असल में हम तीनों बेहद अच्छे दोस्त हैं। मैं एक कुम्हार हूँ। मैं अच्छा मत का घड़ा बनाने के साथ साथ बेहद अच्छा मूर्ति भी बना लेता हूँ। एक दिन ऐसे मूर्ति बनाते बनाते इतना सुंदर मूर्ति बना लिया कि हम तीनों की नजर उस मूर्ति से नहीं हट रहा था। फिर क्या हुआ बताओ, रुक क्यों गए? तभी दूसरा दोस्त बोलता है, मैं एक पंडित हूँ। मैं बेहद सारे शास्त्र का अध्ययन किया हूँ। मैं किसी भी निर्जीव वस्तु में जान डालने का ज्ञान प्राप्त किया है। इसीलिए जब मैं मेरा दोस्त का बनाया हुआ ये सुंदर मूर्ति को देखा, मुझसे रहा नहीं गया। आपने प्राप्त किया हुआ ज्ञान का परीक्षा के लिए मैं उस मूर्ति में जान डाल दी और वो मूर्ति जीवित हो उठा। फिर क्या हुआ? तीसरा दोस्त बोलता है,
वो मूर्ति में जान आ जाने के बाद एक सुंदर युवती में परिवर्तित हो गया, पर एक नारी श्रृंगार के बिना अधूरा होती है। मैं एक व्यापारी हूँ, इसीलिए मैं उसे श्रृंगार के सारे सामग्री और परिधान के लिए वस्त्र दिया। इसीलिए हम तीनों इस युवती से विवाह करना चाहते हैं, पर विवाह तो किसी एक के साथ ही होगा। वो एक मैं ही हूँ, क्योंकि इतनी सुंदर मूर्ति मैंने बनवाया था। तूने बनवाया तो क्या हुआ, इसी में जान तो मैंने डाला था, इसीलिए मेरा विवाह इसी से होगा। तूने जान डाला तो क्या हुआ, इसी का विवाह मेरे से होगा। नहीं नहीं, मुझसे होगा। तुझसे नहीं, मेरे से होगा। वो सिर्फ मेरी है। ऐसे ही फिर से वो तीनों आपस में झगड़ने में लग जाते हैं। तभी महाराज गुस्से से बोलते हैं, चुप हो जाओ, आपस में लड़ना बंद करो। ए युवक, अब तुम बताओ, इनमें से कौन है जो इस युवती से विवाह के लिए योग्य है? महाराज, न्याय की हिसाब से देखा जाए तो ये व्यापारी भाई ही उसे विवाह के लिए योग्य है। वो कैसे, जरा अच्छे से समझाओ। वो इसलिए महाराज, क्योंकि ये जो मूर्तिकार भाई है, उसने मूर्ति बनवाया। शरीर निर्माण का कार्य पिता का ही होता है, इसीलिए वो पिता के समान हुआ, इसीलिए इसे विवाह नहीं हो सकता। फिर पंडित भाई ने उसे जीवन दान दिया। एक पिता ही तो है जो जीवन दान देते हैं, इसलिए वो भी पिता के समान हुए। परंतु एक पति ही तो है जो एक स्त्री को श्रृंगार की सामग्री और परिधान के लिए वस्त्र प्रदान करता है, इसीलिए सही मायने में व्यापारी भाई ही उसे विवाह के लिए योग्य है। रमेश की चतुराई से दिया हुआ उत्तर से सभी दंग रह गए। सभी ने रमेश की खूब तारीफ की। महाराज भी बेहद खुश हुए। वाह वाह, क्या उचित न्याय किया है तूने। ए युवक, मैं तुम्हारे चतुराई से बेहद प्रसन्न हूँ। तुम निरपेक्ष से बिल्कुल न्याय विचार किया है। सच में तुम बेहद न्यायबंध हो। बेहद आसानी से तुम इस दुविधा का हल निकाल दिया। तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? महाराज, मैं एक गरीब किसान का बेटा हूँ। मेरा नाम रमेश है। फिर महाराज की आदेश से रमेश को 100 सोने की मोहर इनाम के रूप में दिया जाता है। रमेश का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो खुशी खुशी वहाँ से जाने लगा। उपस्थित सभी लोग भी अपने अपने घर को चल दिए। तभी मंत्री जी महाराज से बोलते हैं, महाराज, आप तो राजकुमारी जी के लिए ऐसा वर ढूंढ रहे थे। ये तो सच में बेहद न्यायबंध है, फिर आप उसे जाने क्यों दिए? तुम ठीक कहते हो महामंत्री जी, इस युवक तो सच में बेहद न्यायबंध है, परंतु ये शक्तिशाली और दयावान है कि नहीं, जानने के लिए हम इस युवक का परीक्षा लेंगे, क्योंकि हमारी नजर में एक राजा न्यायबंध के साथ साथ शक्तिशाली और दयावान भी होना चाहिए। महाराज, आप परीक्षा कैसे लेंगे? वो तो अभी यहाँ से चले गए हैं। परीक्षा तो परीक्षा होती है। परीक्षा हमेशा अनजाने में लिया जाना बेहतर होता है। मैं जैसे जैसे बताता हूँ, बस बेसे बेसे करते जाओ, तभी तो हमें इस राज्य के लिए एक अच्छा राजा और मेरी बेटी के लिए एक अच्छा पति मिल पाएगा। बस आप देखते जाओ, मैं आपका आज्ञा कैसे कैसे पालन करता हूँ। फिर महाराज सारी योजना महामंत्री जी को समझाते हैं। वाह महाराज, आपने तो सही मायने में बेहद बेहतरीन योजना बनाई है। इधर रमेश बेहद खुशी मन से अपनी गांव को लौट रहा था और मन ही मन खुद से कह रहा था, आपका बेहद बेहद धन्यवाद भगवान जी। आपकी कृपा के कारण मुझे इतना सारा सोने का मोहर पुरस्कार के तौर पर मिला। आपका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। अब बस गांव जाके कुआं खोदने की तैयारी में लग जाऊंगा। शायद पिताजी भी तीर्थ यात्रा से लौट आए होंगे, मुझे देख के बेहद खुश होंगे। ऐसे सोचते हुए रमेश जा रहा था कि अचानक से किसी का रोने की आवाज उसकी कानों में गूंजता है। कौन इतना जोर जोर से रो रहा है? ऐसा लगता है कि वो बेहद दुखी है। चलता हूँ, पास जाके पता लगाता हूँ कि क्या बात है, यही सही रहेगा। रमेश पास जाके देखता है कि एक बुजुर्ग आदमी बेहद जोर जोर से रो रहा है। रमेश उस बुजुर्ग आदमी से पूछता है, काका, आपका क्या हुआ है जो आप इतना रो रहे हो? बेटा, तुम जानकर क्या करोगे? अब बस मेरे भाग्य में रोना ही लिखा है। ऐसा क्यों कह रहे हो काका? मुझे बताइए, क्या पता मैं आपका कोई मदद कर सकूं। बेटा, क्या ही बताऊं तुझे। मेरी दुनिया कहे तो मैं और मेरी एक बेटी जिसकी विवाह कल होने वाला था, परंतु
परंतु क्या काका, ये तो बेहद खुशी की बात है, आप इतना उदास क्यों हो? उसकी विवाह के लिए तो मैं बेहद खुश हूँ, पर उसकी ससुराल वाले अब बेहद मोटी रकम की दहेज मांग रहे हैं। मैं तो खेहरा एक गरीब लाचार बूढ़ा आदमी, क्या ही दहेज दे पाऊंगा? इतना पैसा कहाँ से लाऊं? ऐसा लग रहा है कि मेरी बेटी की विवाह कभी नहीं कर सकूंगा। ऐसा कहते हुए फिर से वो बुजुर्ग आदमी जोर जोर से रोने लगा। तभी रमेश बोलता है, आप चिंता मत करिए काका, मैं आपकी सहायता करूंगा। अभी मेरे पास 100 सोने की मोहर है, आप इस सोने की मोहर को मुझसे ले लीजिए और आपकी बेटी की विवाह बड़ी धूमधाम से कीजिए। नहीं नहीं बेटा, मेरी खुशी के लिए मैं तुमसे ये सोने की मोहर नहीं ले सकता। ये तुम्हारी कमाई है, इसकी जरूरत तुम्हें भी होगा। फिलहाल अभी तो इसकी जरूरत मुझसे ज्यादा आपको है, इसलिए ये आप रखिए। आपकी मदद करके मुझे भी बेहद खुशी होगी। ऐसे कहकर रमेश सारा सोने का मोहर उस बुजुर्ग आदमी को दे देता है और आगे निकल पड़ता है। चलते चलते सोचता है, चलो अच्छा ही हो गया, मेरे से किसी का अच्छा तो हुआ। बाकी रही ये कुआं खोदने की बात, वो मैं देख लूंगा। रमेश उसके आगे कुछ सोच पाता, तभी अचानक से जंगल की ओर से किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज सुनाई देता है। मुझे कोई बचाओ, कोई है क्या? मेरी मदद करो, कृपया मेरी मदद करो, मुझे कोई बचाओ। उस आवाज से रमेश का दिल जैसे हिल सा गया। वो उस आवाज की तरफ दौड़ता हुआ जाता है। देखता है कि 3-4 बदमाश एक लड़की को घसीटते हुए कहीं पर लेके जा रहे हैं। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, कोई मुझे बचाओ। रमेश बड़ी गुस्से से बोलता है, तुम लोग कौन हो? इस लड़की को कहाँ लेके जा रहे हो? इस लड़की को छोड़ दो, इसी में ही तुम सबका भलाई है। तू कौन है रे भाई? कहाँ से अटपका ऐसा बोल रहा है जैसे हमारा सरदार हो और हमें आदेश दे रहा हो। उसका हंसी खत्म ही नहीं हुआ होगा। रमेश एक लाठी के मदद से उस बदमाशों को बड़ी जोर की धुलाई करता है। रमेश की मार के आगे कोई टिक नहीं पाता। सारे बदमाश दौड़ते हुए वहां से चले जाते हैं। आपका बेहद बेहद धन्यवाद भैया, आप मुझे नहीं बचाते तो पता नहीं मेरा क्या होता। वो सब छोड़ो बहन, मुसीबत में फंसा हुआ को बचाना हम सबका दायित्व है। बस वो दायित्व मैंने निभाई है। तुम्हारा घर कहाँ पर है? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ के आता हूँ। ऐसा कहकर रमेश उस लड़की को उसकी घर पर छोड़ देता है और अपनी गांव की ओर चल पड़ा। ऐसे ही कुछ दिन बीतने लगा और रमेश अपनी गांव पहुंचकर फिर से अपनी खेत की देखभाल और कुआं खोदने में लग गया। ऐसे कुआं खोदते खोदते काफी समय गुजर जाता है, पर रमेश कुआं खोदने में हमेशा लगा रहता। उसकी कड़ी मेहनत एक दिन रंग लाया। रमेश देखा कि उसकी कुआं से पानी की धारा बहने लगी है। पानी के धारा देखते ही रमेश का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी बीच सुंदर नगर राजा के कुछ सैनिक वहां पर आ पहुंचे और रमेश से कहने लगे, तुम रमेश हो क्या? हमारे महाराज की आदेश है कि तुमको राजमहल लिया जाए। ये सुनकर रमेश बेहद डर जाता है। रमेश को डरा हुआ देखकर सैनिक फिर से बोलता है, डरो मत भाई, महाराज आपको कोई विशेष कार्य के लिए बुला रहे हैं। फिर वो सैनिक रमेश को आदर पूर्वक राजमहल लेके जाते हैं। महाराज रमेश का बड़ी धूमधाम से स्वागत करते हैं और बेहद खुश होके बोलते हैं, रमेश तुम बेहद न्यायवान, दयावान, बहादुर, ईमानदार और धैर्यवान हो। मैं तुम्हारे सारे अच्छे गुण से प्रभावित हूँ। तुम मेरे सारे परीक्षा में सफल रहे, इसीलिए मैं बेहद खुश हूँ। परीक्षा? कैसी परीक्षा महाराज? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या कह रहे हैं? हाँ परीक्षा, चलो मैं समझाता हूँ। मैं इस राज्य के लिए एक अच्छा राजा और मेरी बेटी के लिए एक अच्छा पति की तलाश में था। मुझे तुम्हारे तरह एक नेक, ईमानदार, अच्छा व्यक्ति चाहिए था भविष्य की राजपदभार संभालने के लिए, जिसे सारी राजकर्म देकर शांति से अपना जीवन का शेष समय बिता सकूं। एक अच्छा राजा बनने की सारी गुण तुम में है, इसीलिए अब मैं
राजकुमारी जी के विवाह तुम्हारे साथ करके तुम्हें इस राज्य का राजा घोषित करना चाहता हूँ। राजकुमारी के साथ विवाह की बात सुनकर रमेश कुछ देर के लिए थमसा गया। उसका खुशी जैसे सातवें आसमान पर था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या ये सच है या फिर स्वप्न। कुछ देर बाद खामोशी तोड़ते हुए रमेश बोलता है, महाराज, ये मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे योग्य समझा, पर मैं इस खुशी को मेरा परिवार, कहे तो मेरे पिताजी और छोटा भाई सुरेश के साथ बांटना चाहता हूँ। उनकी अनुमति से ही मैं राजकुमारी जी के साथ विवाह कर सकता हूँ। ये सुनकर महाराज बेहद खुश हो जाते हैं और तुरंत रमेश के पिताजी और छोटे भाई को राजमहल बुलाते हैं। रमेश के पिताजी सब जानकर बेहद खुश हो जाते हैं। रमेश का खूब प्रशंसा करते हुए सुरेश से बोलते हैं, बेटा सुरेश, यही होता है ईमानदारी से किया हुआ सारी काम का फल। जो भी काम करो दिल और मन लगाकर करो, दूसरों को हानि ना पहुंचाकर हमेशा मदद करना चाहिए। तुम्हारा भाई रमेश आज अपना धैर्य, ईमानदारी, सहानुभूति गुण के कारण वो सब कुछ हासिल कर लिया है जो किसी आम आदमी के सोच से परे हैं। तुम्हारे पास सब कुछ अच्छा होते हुए भी तुम बस वक्त बर्बाद कर चले और तुम्हारा मन अहंकार और दूसरों की बुरा करने में हमेशा लगा रहता। इसीलिए अच्छा करो, तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा। अपनी पिता के बात सुनकर सुरेश अपना किया हुआ सारी गलती के लिए पछताने लगा और अपनी गलती के लिए माफी मांगी। हाँ पिताजी, आप ठीक कहते हो, करो भला तो हो भला। सच में मेरा सोच कितना बुरा था, मैं लालच में आ गया था। अब से मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा और आलस भी छोड़ दूंगा। जितना हो सके दूसरों की मदद भी करूंगा। सुरेश की बदलाव से सभी खुश हो जाते हैं। महाराज रमेश और राजकुमारी जी की शादी बड़ी धूमधाम से करते हैं। सभी ने उनको आशीर्वाद देते हैं। रमेश एक अच्छा राजा के रूप में शासन करते हैं। इधर सुरेश एक अच्छा बेटा की तरह अपने पिता की ख्याल रखने के साथ साथ आलस त्याग कर खेत की देखभाल और सारे कामकाज करने में लग जाता है। अब सुरेश किसी का भी बुरा नहीं करता, जब भी मौका मिले दूसरों की मदद करता। एक छोटा सा गांव में शंकर और उसकी दादी माँ रहते थे। बचपन से ही शंकर का माता पिता का देहांत हो चुका था। उसकी दादी माँ ने पाला पोसा। उसकी दादी माँ उसके लिए सब कुछ था। शंकर बचपन से ही बहुत गरीबी देखा था। उसकी दादी माँ गाय और बकरी पालकर ही शंकर को बड़ा किया है। बस इसी से ही जैसे तैसे उनका गुजारा हो जाता है, पर गरीबी नहीं मिटता। अरे ओ शंकर, अरे ओ शंकर, सुनता कि नहीं? अरे ओ दादी, सुबह सुबह क्यों चिल्लाने में लग गई हो? बोलो ना, क्या बोलना है? तुम्हारी बात सुनने के लिए तो हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, सुन, आज बाजार जाके रसोई के सामान ले आना। घर में कुछ भी रसन नहीं है, पर उसके लिए पैसा भी नहीं है। तू एक काम कर, एक बकरी ले जा बाजीगंज बाजार को, उसे बेचकर उसी पैसा से रसोई की सामान ले आना और बाकी के पैसा संभाल कर रखना। ठीक है दादी माँ, अब कुछ खाने को दे दो, खाने के बाद में बाजार के लिए निकलता हूँ। दादी माँ शंकर को कुछ खाने को देती है। खाना खाने के बाद शंकर बक्सीगंज बाजार को बकरी लेके निकल पड़ता है। अच्छा दादी, मैं चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। ठीक है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। चलते चलते शंकर सोचने लगता, क्या यही रास्ता बजीगंज बाजार को जाता है? बहुत समय हो चुका है बजीगंज बाजार को आते हुए, अब ठीक से याद नहीं आ रहा है। ये काका को पूछ के देखता हूँ। अरे ओ काका, क्या यही रास्ता बजीगंज बाजार को जाता है? हाँ बेटा, मैं अभी अभी तो बाजीगंज बाजार से आ रहा हूँ। इस रास्ते से सीधे सीधे चले जाओ। ठीक है काका। सुनो कालिया, उस लड़के के पास जो बकरी है ना, उसे हड़पना पड़ेगा।
बाजार में कम से कम हजारों रुपया में बिकेगी, समझे? अच्छा ऐसा ही क्या? पर लेंगे कैसे? एक उपाय है, चलो चलो अभी जल्दी से चलते हैं। मैं जो कुछ भी कहूँगा तुम इसी में मेरा साथ देना, समझे? हाँ हाँ ठीक है, समझ गया। कुत्ता तो बहुत सुंदर है, क्या कहते हो कालिया? नहीं, ये मेरी बकरी है, कुत्ता नहीं है। बकरी? किसने कहा बकरी है? ये तो कुत्ता है। हाँ बच्चे बाजार जा रहे हो क्या? लगता है ये कुत्ता को बेचने। नहीं नहीं, ये कुत्ता नहीं है, ये बकरी है। लगता है आप लोगों को कोई गलत फहमी हो रही है। हाँ अच्छा अच्छा, खैर जो भी हो, पर तुम उसे बेचोगे या नहीं बच्चे? क्या मैं कोई बच्चा फच्चा नहीं हूँ, शंकर हूँ शंकर, और मैं इसे बेचने के लिए तो बाजार जा रहा हूँ। पर बाजार में जाकर इसे बेचकर कितने रुपए पाओगे? हाँ हाँ, यही कोई लगभग 10 रुपए, इससे तो ज्यादा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। हाँ एक काम करो, इसे चुपचाप तुम हमें बेच दो, हम तुम्हें 20 रुपए देंगे। इसे बेचकर 10 रुपए से ज्यादा नहीं मिलेंगे मुझे। अच्छा ठीक है, अगर हमारी बातों को विश्वास नहीं है तो जाओ बाजार जाओ, अगर 10 रुपए से ज्यादा किसी ने दिया ना तो हमसे कहना। हाँ अरे कल ही तो, हाँ कल ही तो हमने ऐसा कुत्ता खरीदा 10 रुपए में। हाँ आज अगर यही खरीद लें तो हमें इतनी दूर जाना नहीं पड़ेगा बाजार में, दोनों के लिए अच्छा है ये सौदा। सच्ची तो है, आखिर ये दोनों लोग मुझे झूठ क्यों कहेंगे? पर लगता है ये दाम कुछ कम कह रहे हैं। ठीक है, ले जाइए आप लोग, पर मुझे 10-20 नहीं, पूरे के पूरे 100 रुपए देना पड़ेगा। हाँ, वरना नहीं बेचूंगा। तुम कुछ ज्यादा दाम नहीं बोल रहे हो? हाँ पर ठीक है, ये लो 100 रुपए और कुत्ता हमें दे दो। हाँ, पर कुत्ते को तुम अच्छे दाम में बेच दिया शंकर। वो कुत्ता नहीं है, बकरी है, बकरी, समझे? बकरी। हाँ, इसे भी चिल्लाने के लिए कोई दूसरा जगह नहीं मिला क्या? देख लेना, जरूर देख लेना तुम लोग, कुत्ता कैसे भौंकता है। हाँ, कुछ कुत्ते ऐसे बकरी की तरह भी भौंकते हैं, समझे तुम? चलो मोहन, हमें और भी काम है। ये बेवकूफ है या ज्यादा चालाक है? जाता हूँ, उनके पीछे पीछे जाता हूँ, ये लोग बकरी का क्या करते हैं, देखता हूँ। हाँ, खैर कहिए, आप लोगों को क्या चाहिए? हम लोग ये बकरी को बेचना चाहते हैं। हाँ, कितना दाम देंगे? देखिए, ये बकरी के लिए तो मैं 500 रुपए दे सकता हूँ। अरे ये क्या दाम कह रहे हो तुम? इतनी बड़ी बकरी का दाम बस 500 रुपए? चलो चलो कहीं और चलते हैं। हाँ, आप लोग ही बताइए, आप लोग इसे कितने रुपए में बेचना चाहते हैं? 2000 रुपए से एक भी रुपए कम नहीं लूंगा। हाँ। अच्छा, मुझे बुद्धू बनाया, मेरी बकरी लेकर यहाँ 2000 रुपए में बेच रहे हैं ये लोग।
2000 नहीं दे पाऊंगा, 1500 रुपए दे सकता हूँ। अब आप लोग बताइए, आप देंगे या नहीं? अच्छा ठीक है, ये लो बकरी, मेरे पैसे दो। चलो कलिया, चलते हैं। छी, मैं कितना बेवकूफ हूँ। मैं दादी माँ से क्या कहूँगा? यही कहूँगा कि 2 ठगी मेरे से बकरी ले गए। नहीं नहीं, मैं इसका बदला लेकर ही रहूंगा। हाँ हाँ, बदला लेकर ही रहूंगा। मुझे जैसे ही उन लोगों ने बेवकूफ बनाया, वैसे ही उन लोगों को भी मैं बेवकूफ बनाऊंगा। हाँ, पर कैसे कैसे कैसे? हाँ हाँ, मिल गया। इनको इन्हीं के तरीके से बेवकूफ बनाऊंगा। चलता हूँ, जल्दी से चलता हूँ। भाई, एक थैला मिलेगा क्या? हाँ हाँ भाई, देता हूँ। चचा, मेरी थोड़ी मदद करोगे क्या? हाँ हाँ, बोलो बेटा, कैसी मदद? अच्छा, ठीक है, चलेगा। अच्छा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बोलो बेटा, क्या चाहिए? सब अच्छे कपड़े हैं, सस्ते हैं, देखने हैं। दिखाऊं क्या? आप मेरा एक बात मानेंगे काका जी? कौन सी बात बेटा? ये 50 रुपए रख लीजिए। अच्छा, तो ये बात है। हाँ, रखता हूँ। अच्छा काका जी, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। क्या हुआ भाई लोग? वो बकरी नहीं, कुत्ता, वो कुत्ता कहाँ गया वो कुत्ता? हाँ, उसे तो मैं अब घर पर रख के आया हूँ। अगर वो कुत्ता को साथ में लेकर चलूं तो खरीदने में और बेचने में दिक्कत होगा ना। पर तुम क्या कर रहे हो शंकर? बस ऐसे ही घूम रहा हूँ। चलिए, कुछ खाते हैं, बहुत जोर की भूख लगी है। अरे शंकर, ये क्या कर रहे हो? वो आपको बाद में पता चलेगा। फिलहाल अभी उस मिठाई की दुकान पर चलते हैं। हाँ। चचा जी, जरा 2 प्लेट अच्छा सा मिठाई दीजिए तो। शंकर, वो मैं ये कह रहा था कि इतनी महंगी मिठाई तुम हमें खिला रहे हो। पर मिठाई के पैसे देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। हाँ, जब मैंने तुम्हें बुलाया है तो फिर मैं ही तुम्हें खिलाऊंगा ना। ओह, अच्छा, तो फिर ठीक है। दो, अब उस मिठाई के पैसा दो। जादुई थैले, 2 सोना और दिखाओ खेल। जादुई थैले, 2 सोना और दिखाओ खेल। अच्छा, ठीक है चाचा जी, मैं अब चलता हूँ। ठीक है बेटा। ये सब कैसे हुआ? जरा हमें भी बताओ शंकर। ये सब जादुई थैले की कमाल है। थैले के अंदर मिट्टी डालो, फिर मंत्र बोलो। बस इस थैले से जो भी निकलता है, लोग उसे सोना समझकर रख लेते हैं। कुछ भी बोलते हो तुम शंकर। अच्छा, ठीक है। विश्वास नहीं हो रहा हो तो विश्वास मत करो। फिर से कर सकते हो। तो फिर चलो, अब हम कपड़ों की दुकान पर चलते हैं।
मुझे ये वाली कपड़ा बहुत पसंद है काका जी, मुझे ये कपड़ा दीजिए तो। हाँ हाँ बेटा, ठीक है देता हूँ, इसका दाम 100 रुपए लगेगा। ठीक है काका जी। जादुई थैले, दो सोना और दिखाओ खेल। जादुई थैले, दो सोना और दिखाओ खेल। अरे अरे, वाह वाह मैं तो धन्य हो गया। ठीक है काका जी। हाँ, अच्छा मैं अब चलता हूँ। कलिया, ये जादुई थैले को हड़पना पड़ेगा। हाँ हाँ उस्ताद, बिल्कुल सही कह रहे हो, उसे हमारे पास आने तो दो। लड़का बहुत ही भोला भाला है, ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। लगता है मेरा चाल काम कर रहा है। चलो यहाँ बैठ के उन लोगों का इंतजार करता हूँ। हाँ, मुझे पता है तुम लोग जरूर मेरे पास आओगे। क्यों, अब तो विश्वास हो गया ना? हाँ हाँ, हो गया विश्वास हो गया। भाई शंकर, तुम ऐसा करो, ये जादुई थैला हमें बेच दो। थैला? दिमाग खराब है क्या? नहीं नहीं, ये जादुई थैला कभी नहीं बेचूंगी, ये मुमकिन नहीं है। अरे भाई, पैसा दूंगा, पैसा, वो भी पूरा 1000 रुपए। हाँ, क्या बोलते हो? अरे नहीं नहीं नहीं, 2000 रुपए दोगे फिर भी नहीं, 3000 दोगे फिर भी नहीं। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 5000 रुपए देता हूँ। तुम अब मना मत करो शंकर भाई, मना मत करो। हाँ दे सकता हूँ, अगर 5000 रुपए के साथ साथ बाजार में जो जो खरीदारी करूंगा उसका पैसा तुम लोग दे दोगे तो। फिर देने के बारे में सोच सकता हूँ। हाँ हाँ हाँ, दे दो ना मोहन, अगर वो जादुई थैला हमें मिल जाए तो पूरी जिंदगी हमें चोरी करके खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी वो मांग रहा है वो उसे दे दो। हाँ हाँ, दे दो। दवा काम कर रहा है, बस असर दिखाना बाकी है। मुझे ठगा था ना। अब देखो मजा। देखो शंकर भाई, हमने विचार किया है, तुम जो भी मांग रहे हो इतना भी ज्यादा नहीं है। हाँ हाँ, हम वो सारी चीजें तुम्हें दे देते हैं। अब तो तुम वो जादुई थैले देने के लिए राजी हो ना? हाँ हाँ ठीक है, तो फिर लो ये जादुई थैला। अब मेरे पैसे और सामान खरीद कर दो। हाँ हाँ, देता हूँ। ये लो तुम्हारे पूरे 5000, और अब सामान लेने चलते हैं। हाँ, फिर मैं चलता हूँ, मुझे याद रखना, भूल ना जाना। हाँ हाँ ठीक है, अच्छे से रहो भाई, बेवकूफ कहीं का। चलो, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। मुझे चले थे बेवकूफ बनाने। लो बन गए ना बेवकूफ। तुम लोग भी अच्छे से बच के रहना भाई। हाँ हाँ हाँ, क्या खुशबू है। चलो भाई, पेट भर के कुछ अच्छा सा खाते हैं। हाँ हाँ, चलो फिर, देर किस बात की। हमारे पास तो जादुई थैला है। क्यों? जादुई थैला दिखाएगा कमाल। हाँ भाई बहुत बढ़िया, अच्छा सा बिरयानी 2 प्लेट दीजिए तो। हाँ हाँ भाई, देता हूँ, बहुत बढ़िया वाला बिरयानी। खाओ खाओ और खाओ। उसके बाद धुलाई भी होगी, वो भी अच्छी खासी। हाँ हाँ। जादुई थैले, 2 सोना और दिखाओ कमाल। जादुई थैले, 2 सोना और दिखाओ कमाल। लो भाई लो। ये क्या है? मिट्टी क्यों दे रहे हो? मिट्टी कहाँ है? ये तो सोना है, सोना। हाँ हाँ, सोना। सोना?
मुझे मिट्टी दिखाकर तुम लोग कहते हो सोना। चलो मेरे पूरे 500 रुपए निकालो। पैसा पैसा तो नहीं है पर अभी नहीं है। अरे मोहन, क्या करें? मंत्र तो ठीक से पढ़ा था ना तूने? बता बता, वरना फंस जाएंगे। लगता ऐसा ही तो है। मंत्रा अभी पढ़वाता हूँ मैं। अभी रुको जरा। अरे ओ मंगू पिंगू, जरा यहाँ आके उन्हें मंत्र तो पढ़वा दो। ओ हो मजा आ गया, मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। अब मिलेगी सजा। हाँ हाँ सजा। अरे बाप रे, कोई बचाओ, कोई तो बचाओ। नहीं नहीं, अब किसी को भी नहीं ठगूंगा, कभी नहीं ठगूंगा। शंकर ने हमें बुद्धू, हाँ बुद्धू बनाया कलिया। तू उस लड़के को भोला भाला कह रहा था ना, पर कितना चालाक निकला, हमारी तो बैंड बजवा दी। अब से कभी भी किसी बच्चे को नहीं ठगूंगा, मानो तो किसी को भी नहीं। बकरी को बाजार में बेचकर तुम्हें जो भी पैसा मिले, उसे साहूकार जी को दे के आना। याद से याद रखना, भूल ना जाना। और एक बात, दूसरों को ठग कर आमदनी करनी नहीं चाहिए, वरना तुझ में और उन बदमाशों में क्या ही फर्क रह जाएगा। हाँ दादी माँ, ये बात मैं पूरी जिंदगी याद रखूंगा, कभी नहीं भूलूंगा। Ha 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 ha.